नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आगे से राइट में हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जिसे कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। जी हाँ, केरल सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक। ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म के अंदर कि भगवान परशुराम ने खुद पूरे के पूरे केरल को बसाया था। केरल बेहद ही खूबसूरत है। मैं जब भी वहां जाता हूँ मन प्रसन्न हो जाता है वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए। और साथ ही साथ कहा भी जाता है गॉड जोन कंट्री, लेकिन गॉड जोन कंट्री में इस बार राजनीतिक लड़ाई है बहुत दिलचस्प। आज तक केरल में टक्कर होते आई है एलडीएफ और यूडीएफ की। यूडीएफ यानी कांग्रेस वाला गठबंधन और एलडीएफ यानी लेफ्ट वाला गठबंधन। लेफ्ट में सीपीआई सीपीएम है, कांग्रेस के साथ ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस मणि और इसके साथ आरएसपी नाम की एक और पॉलिटिकल पार्टी है। ये तमाम तीनों पार्टियां छोटी हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राहुल गांधी को वायनाड जीतने में मदद करती है। राहुल गांधी सबसे पहले वायनाड से लड़ रहे हैं। 26 तारीख को यहाँ पर पोल खत्म हो जाएंगे। 20 की 20 सीटों पर जो है पोलिंग यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। दिलचस्प सीटें भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ का गणित समझ लेते हैं। गणित क्या कहता है? गणित ये कहता है कि तिरुवनंतपुरम में झगड़ा लेकिन दिल्ली में दोस्ती, ये लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कैसे चलेगा? ये इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर भी इंडिया अलायंस है। वहां पर कायदे से टीएमसी लेफ्ट और जो है कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन वहां गठबंधन नहीं बना। सीपीएम और सीपीआई वहां भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ फ्रेंडली फाइट कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन फ्रेंडली फाइट के चलते, क्योंकि राहुल गांधी के खुद के फ्रेंड, जी हाँ, मैं सीपीआई महासचिव डी राजा की बात कर रहा हूं, उनकी पत्नी एनी राजा जो कि खुद पार्टी की एक बड़ी पदाधिकारी है सीपीआई की, उन्हें चुनाव मैदान के अंदर उतारा गया है। पिछली बार राहुल गांधी को एक तरफा जीत मिली थी जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान था। जो दूसरा बड़ा योगदान था वो सीपीआई के कमजोर कैंडिडेट का था। लेकिन इस बार क्या क्या नहीं कहा गया राहुल गांधी को? राहुल गांधी को यह कहा गया कि लेफ्ट के नेताओं की तरफ से कि राहुल गांधी जाकर किसी उत्तर भारत के राज्य में चुनाव क्यों नहीं लड़ते, वो अपनी सहयोगी पार्टी लेफ्ट के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन वायनाड से लड़ना राहुल गांधी की एक मजबूरी भी है। ये मजबूरी इसलिए क्योंकि वहां का वोट इक्वेशन, अब मैं आपको अगर समझाऊं तो केरल के अंदर भी सबसे ज्यादा हिंदू लोग ही हैं। 50% के आसपास होंगे। बाकी 28% और लगभग 20% के आसपास मुस्लिम और ईसाई है। मैंने एक बार लालकृष्ण आडवाणी से पूछा था, लालकृष्ण आडवाणी जी से, कि क्या कारण है कि आरएसएस का इतने काम होने के बावजूद भी आप जो है केरल के अंदर अपने खाता आज तक नहीं खोल पाए हैं। लोकसभा में आज तक, तमिलनाडु में तो एक बार खाता खुल गया था गठबंधन में, लेकिन केरल में बीजेपी का खाता आज तक नहीं खुला है। तो क्या बीजेपी इस बार वहां खाता खोल पाएगी? तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने मुझे जवाब दिया था। उनका कहना था केरल में चर्च बहुत स्ट्रांग है और वो जाते हैं परंपरागत, जो हिंदुओं का एक वोट बैंक है, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक है, वो जाता है कुछ हद तक सीपीआई सीपीएम के साथ, कुछ हद तक जो यूडीएफ है यानी कांग्रेस के साथ, और उसके साथ मुस्लिम प्लस ईसाई जुड़कर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए मैं एक बार वहां पे राज्य में लेफ्ट आता है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटें यहां पर जीती थी अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ। लेकिन कोरोना के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर से पिनराई विजयन की सरकार वापस आ गई। उनके बारे में क्रेडिट कहा जाता है कि पिनराई विजयन ने कोरोना के अंदर बहुत शानदार काम किया था, इसी के चलते वो वापस आए। लेकिन अभी तक के ओपिनियन पोल क्या बताते हैं? ओपिनियन पोल ये बताते हैं कि कांग्रेस यानी यूडीएफ वहां पर लैंडस्लाइड जीत रही है। सीपीआई सीपीएम का शायद खाता भी ना खुले। तो क्या एक और राज्य से लेफ्ट पार्टी खत्म हो जाएगी? हमने देखा लगातार हारने के बाद पश्चिम बंगाल से अब सीपीआई सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टियों का बस्ता गोल हो चुका है। क्या केरल से भी ऐसा होगा? दूसरी तरफ केरल के अंदर धमक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एंट्री रजिस्टर की है। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी इस बार खाता खोलने के लिए लड़ रही है और उसके दो महत्वपूर्ण कैंडिडेट कौन से मैं आपको बता दूं। उनके राज्य का एक चीफ है
जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजीव चंद्रशेखरन जो आईटी विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं, केरल के एक बड़े औद्योगिक घराने से आते हैं, जाने मानी कई कंपनियों के मालिक हैं और लंबे समय से केरल और आसपास रहे हैं, कर्नाटका से राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। तो राजीव चंद्रशेखरन जो है इस वक्त तगड़ी टक्कर दे रहे हैं शशि थरूर को। ये तिरुवनंतपुरम की सीट है। वहीं वायनाड पे तो आपको पता है एनी थॉमस एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी के स्टेट यूनिट के प्रमुख नेता है और तीसरी तरफ जो है राहुल गांधी है। अब प्रधानमंत्री ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि राहुल गांधी वायनाड भी छोड़ देंगे। क्या राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे? क्या उनके लिए कोई सेफ सीट की तलाश की जा रही है? मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा। तो 20 सीटें। अब आप ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि भाई तिरुवनंतपुरम में झगड़ा और दिल्ली में दोस्ती ये कैसे चल पाएगा? तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि त्रिपुरा, वहां से भी अब भारतीय लेफ्ट पार्टीज आउट हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, वहां पर भी लेफ्ट कमजोर है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, वहां से लेफ्ट तो बिल्कुल ही साफ है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था वो पूरी तरह से साफ हो गया था। विधानसभा चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ एक ही राज्य केरल के अंदर पिनराई विजयन की सरकार है और लेफ्ट अगर यहां से इसका सुपड़ा साफ होता है तो फिर लोकसभा के अंदर लेफ्ट की स्थिति क्या होगी? अभी भी सीपीएम का वहां पर एक सांसद है और बाकी जो सांसद है उनके राज्यसभा से है, पुराना जो चला रहा है, और बाकी केरल के अभी भी मेरे ख्याल से एक वहां पर राज्यसभा का इलेक्शन और होगा। ऐसे में लोकसभा में जो मिनिमम सिचुएशन हो जाएगी लेफ्ट पार्टी के नेताओं की, तो लेफ्ट क्या पूरी तरह से लेफ्ट आउट हो जाएगा चुनाव के बाद? इसके ऊपर सबकी नजर होगी। हालांकि वोट बैंक को तोड़ने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था, एक सेक्युलर हिंदू जो कांग्रेस का परंपरागत परिवारों का वोट बैंक रहा है कांग्रेस के साथ, वो उसमें मुस्लिम वोट बैंक और उसके साथ ईसाई वोट बैंक, इन तीनों वोट बैंक ने कांग्रेस को भरपूर चुनाव जिताया था। लेकिन उसके बाद क्या किया, मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर सीपीआई सीपीएम यानी लेफ्ट का अलायंस बहुत एग्रेसिव हो गया। हाल ही के दिनों में हमने क्या देखा है, हाल ही के दिनों में गाजा में हुई हेयर स्ट्राइक, गाजा में जिस तरह से इजराइल ने हमले किए, जो इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ था उसके जवाब में, और साथ ही साथ सीएए कानून को लेकर सीपीआई सीपीएम यानी एलडीएफ सबसे ज्यादा मुखर है। बड़ी मुखरता के साथ मुसलमान वोटों की वो बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि कांग्रेस के इस मुसलमान वोटों में डेंट लगे, उनका जो लेफ्ट का परंपरागत वोट बैंक है वो जुड़े, कुछ ईसाई समुदाय का परंपरागत वोट बैंक उनसे जुड़े, और उसके बाद लेफ्ट एक विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर ले। लेकिन वहीं ईसाई वोट बैंक, आप सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी करेंगे कि ईसाई वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त कोशिश की है। कुछ चर्च के फादर्स ने यहां तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए अछूत पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है, हाल ही में मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर क्रिसमस का जब त्योहार आया तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने क्रिसमस के जो कार्निवल्स होते हैं, क्रिसमस के पहले जो जिस तरह के सेलिब्रेशन होते हैं उसके अंदर शिरकत की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को बताया, वहां पर क्रिश्चियन समुदाय को बताया, चर्चेस को बताया कि भाई हम जो है हम ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की केरल के अंदर जो है अपनी बात को रखने की एक कोशिश थी। तो बीजेपी क्या कहती है कि उसके पास पूरा हिंदू वोट बैंक आ जाए और एक चंक अगर ईसाई वोट बैंक का आ जाए तो वो भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना लेगा। लेकिन क्या बीजेपी के पक्ष में ऐसा होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब राहुल गांधी और बाग गांधी परिवार की वायनाड राहुल गांधी की मजबूरी है, इसीलिए पहले राहुल गांधी वायनाड के पूरे सिचुएशंस को समझ लेना चाहते हैं, पूरे सिचुएशंस को समझ लेना चाहते हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को जब तक पोलिंग नहीं हो जाती तब तक राहुल गांधी अपना कैंडिडेचर रायबरेली में अपनी बहन प्रियंका का और अमेठी में खुद का उम्मीदवारी घोषित करना भी नहीं चाहते हैं। उनको डर है कि वायनाड में इसका विपरीत रिएक्शन ना हो, क्योंकि एनी थॉमस वहां पर अच्छे से चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में
इसीलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। जो लेफ्ट की लॉबी कांग्रेस के अंदर बहुत बलवती है, जिसको लीड करते हैं केसी वेणुगोपाल, उनका मानना है कि 26 तारीख तक खामोश रह जाए, जब वोट पड़ जाए उसके बाद ये कहा जाए कि हम नॉर्थ में किस जगह से लड़ रहे हैं। क्योंकि लेफ्ट के नेता बोलते हैं नॉर्थ में तो जाके लड़ो, हमसे लड़के आपको क्या मिल जाएगा, जीत भी जाओगे तो आपकी एक सीट का लॉस होगा, और हम जीतते हैं तो आपको भी लोकसभा के अंदर एक सीट मिलेगी। इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 26 मई की पोलिंग के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार आगे चलकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है। क्या इस बार गॉड्स ओन कंट्री राहुल गांधी की झोली में 20 की 20 लोकसभा सीटें डालती है, जैसे कि अभी तक के ओपिनियन पोल बता रहे हैं। वैसे AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी वहां से कैंडिडेट है। इसके अलावा मैंने बताया राजीव चंद्रशेखरन केंद्रीय मंत्री, वो वहां से कैंडिडेट है। इसके अलावा बीजेपी के लोकल कई सारे लीडर है, पी सुरेंद्रन उनमें से एक है, वो भी वहां पर कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तमिलनाडु की तरह केरल में भी खाता खोल पाती है या नहीं, क्योंकि 2019 में इन दोनों राज्यों में उसे निराशा हाथ लगी थी। और अगर बीजेपी को खुद 370 और एनडीए गठबंधन को 400 तक पहुंचना है तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में अब तक खाता खोले।